अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जूरिस टेल्स। मैं हूं आपकी टीचर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3 ऑफ पीपीसी जो कि पनिशमेंट्स के बारे में है। हमारा जो चैप्टर 3 है ये बेसिकली सेक्शन 53 से स्टार्ट होता है। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि व्हाट इज पनिशमेंट। पनिशमेंट जो है वो है क्या, किस बारे में। ओके, किसी भी ऑफेंडर को, अगर वो ऑफेंडर जो है वो गिल्टी करार दे दिया गया है बाय द सोसाइटी अंडर दिस लॉ, मतलब जो लॉ हम पढ़ रहे हैं, अगर इस लॉ के तहत किसी भी ऑफेंडर को गिल्टी करार दे दिया है गया है या उसको कन्विक्ट करार कर दिया गया है, फिर उसको जो है वो पनिशमेंट अवॉर्ड की जाती है, मतलब उसको सफरिंग्स करवाई जाती हैं, उसको पर्सनली, उसको फिजिकली या इमोशनली उसको सफरिंग्स करवाई जाती हैं, या उसको जो है वो उसकी प्रॉपर्टी पर कुछ इम्पोजिशंस लगाई जाती हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, या उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफीचर कर दिया जाता है, मतलब जब्त कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली पनिशमेंट, इसको हम पनिशमेंट कहते हैं। सही है। अब ये अवार्ड कब होती है? जब इंसान गिल्टी करार दे दिया जाता है कोई भी किसी भी क्राइम का। अब पनिशमेंट देने का जो है ऑब्जेक्ट, लाइक पर्पस क्या है कि किसी इंसान को या किसी भी ऑफेंडर को जो है वो पनिशमेंट क्यों दी जाती है, तो मेन पर्पस यही देखा जाता है जो कि हमें प्रिवेंटिव थियोरी बताती है कि पनिशमेंट देने का जो पर्पस है वो ये होना चाहिए कि जो क्राइम, जिस क्राइम के लिए आप किसी ऑफेंडर को पनिश कर रहे हो, तो उसे देख के जो लाइक माइंडेड पर्सन है, मतलब जो पर्सन वैसा ही क्राइम कमिट करने जा रहे होते हैं या उनका जो है ऐसा कोई पर्पस होता है कि वो वैसा ही क्राइम कमिट करे, तो वो प्रिवेंट हो जाए। मतलब किसी इंसान को, दूसरे किसी ऑफेंडर को या गिल्टी इंसान को जो है वो सफरिंग करते देखकर जो लाइक माइंडेड पर्सन है या जो क्राइम कमिट करने जा रहा है वो प्रिवेंट हो जाए, वो अपने आप को रेस्ट्रेन कर ले वो क्राइम कमिट करने से। तो ये बेसिकली पनिशमेंट का पर्पस है। इंट्रोडक्शन के बाद अब हम देखते हैं कि रेलेवेंट प्रोविजन क्या है कि जिसके अंदर हमें बता दिया गया है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट जो है वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो वो हमें सेक्शन 53 के अंदर हमें टाइप्स ऑफ पनिशमेंट बता दी गई हैं। उसके बाद हम जो है वो पनिशमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में कि ब्लैक्स लॉ जो है वो पनिशमेंट के बारे में क्या कहती है। तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अंदर हमें ये बताया गया है कि जब कोई इंसान क्राइम कमिट करता है या वो ओमिशन करता है, मतलब वो ड्यूटी जो उसको लॉ ने असाइन की करी है या वो बाउंड है उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए और वो ड्यूटी नहीं करता, सही है, तो फिर कोई भी अथॉरिटी ऑफ लॉ या जजमेंट के थ्रू या जो है वो सेंटेंस ऑफ कोर्ट के थ्रू उसके ऊपर फाइन, पेनल्टी और कन्फाइनमेंट उसके ऊपर जब इन्फ्लिक्ट की जाती है उस ऑफेंडर के ऊपर, तो हम कहेंगे कि ये पनिशमेंट है। तो ये हमें डेफिनेशन बताई गई है पनिशमेंट की ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अंदर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, वी आर हैविंग द टॉपिक ऑफ पर्पस ऑफ पनिशमेंट। तो पर्पस ऑफ पनिशमेंट का जो टॉपिक है हम जो है वो प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ पनिशमेंट क्या है, कौन कौन सी जो है वो पनिशमेंट की काइंड्स हैं जो कि हमें सेक्शन 53 के अंदर बता दी गई हैं। हमारे पास फर्स्ट जो काइंड है दैट इज किसास, सेकंड दियत, थर्ड अर्श, फोर्थ दमन, फिफ्थ ताजीर, 6 डेथ, 7 इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, 8 इम्प्रिजनमेंट, जिसको फर्दर 2 काइंड्स में डिवाइड किया गया है, रिगोरस एंड सिंपल। आफ्टर दैट 9 फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, 10 फाइन। तो अब ये तो हो गई काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। अब हम इनको डीप में स्टडी करते हैं कि ये कब एप्लीकेबल होती हैं, कब इनकी एग्जीक्यूशन नहीं होती, किस किस सेक्शन में इनको डिफाइन किया गया है, या इनकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि बेसिकली इनकी मीनिंग है क्या, जो पनिशमेंट्स हमें बता दी गई हैं। तो अब फर्स्ट जो हमारे पास है दैट इज किसास। तो किसास वर्ड की जो मीनिंग है दैट इज टू कॉपी द अदर, मतलब यहाँ पर किसास कैसे पनिशमेंट दी जाएगी, जैसी इंजरी आपने या जैसी डेथ जो है वो आपने किसी पर्सन को कॉज की है, वैसी ही इंजरी, वैसे ही किस्म की डेथ और उसी सेम बॉडी पार्ट पर जहाँ पर आपने इंजरी की है वो आप पर की जाए, तब हम कहेंगे कि किसास का जो प्रिंसिपल है दैट इज एप्लीकेबल, अदरवाइज इट इज नॉट। अगर सेम इंजरी होगी तो एप्लीकेबल होगा, सेम किस्म की डेथ करेंगे आप तब एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, सही है। अब इसी वजह से किसास की जो मीनिंग है टू कॉपी द अदर, के मतलब जैसा आपके साथ किसी ऑफेंडर ने किया है, किसी विक्टिम को किया है किसी ऑफेंडर ने, तो वो विक्टिम अपना बदला लेने के लिए अगर वो किसास से लेता है तो फिर वो उसको वैसी ही इंजरी पहुंचाएगा अगर वो किसास करना चाहता है। किसास मीन रिटेलिएशन,
किसास को तो हमने समझ लिया कि ये है क्या, सही है। तो अब किसास जो है वो किन ऑफेंसेस में अवॉर्ड की जाती है, अगर डेथ हुई है या इंजरी कॉज हुई है, इन दोनों ऑफेंसेस में जो है वो किसास की पनिशमेंट एप्लीकेबल होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो अब हम देखते हैं कि किसास जो है वो हमें पीपीसी के कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। तो किसास हमें सेक्शन 29 के क्लॉज के अंदर बताया गया है कि किसास जो है वो क्या होता है। तो एग्जैक्टली हमारे पास वही डेफिनेशन लिखी हुई है कि कन्विक्ट को वैसा ही सेम हर्ट या इंजरी कॉज करना, सेम पार्ट पर कॉज करना जैसी उसने जो है वो विक्टिम पर कॉज की थी, सही है। उसके साथ हमें ये भी बताया गया है अगर कत्ले अम्द का मामला है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर जो है वो कन्विक्ट ने कत्ले अम्द कमिट किया है, तब फिर जो है ये विक्टिम के वली के पास ये राइट आएगा कि आप जो है किसास के थ्रू जो है वो पनिशमेंट दो उसको, मतलब वैसे ही पनिशमेंट कॉज करो, डेथ कॉज करो आप उसको, कन्विक्ट को। किसास की डेफिनेशन के बाद और उसके इंट्रोडक्शन के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ द किसास, कि किसास जो है वो कब एग्जीक्यूट किया जाएगा, कि किसास के थ्रू जो है कब किसी इंसान को या कब किसी ऑफेंडर को जो है वो पनिशमेंट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो हमारे पास जो है वो 4 कंडीशंस है, जिन कंडीशंस में जो है वो किसास की पनिशमेंट ऑफेंडर को नहीं दी जाती, भले ही उसने जो है वो इंजरी कॉज की हो या जो है वो डेथ का ऑफेंस कमिट किया हो। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो पहला कौन सा ऐसा केस है जिसमें जो है वो किसास की पनिशमेंट ऑफेंडर को नहीं दी जाती। तो फर्स्ट हमारे पास है डेथ ऑफ ऑफेंडर, कि जो ऑफेंडर फॉर एग्जांपल जो कन्विक्ट है वो ही अगर पनिशमेंट मिलने से पहले मर जाता है तो फिर किसास की जो है वो एग्जीक्यूशन नहीं होगी, क्योंकि अब ऑफेंडर जिसने जो है फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान है उसने जो है वो किसी दूसरे इंसान बी का कत्ल किया है, तो ए ने जो है वो बी का कत्ल किया है, बी तो बेचारा मर गया, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद अब बी का जो वली है उसके पास वो किसास का राइट आएगा कि वो जो है ऑफेंडर ए से बदला ले उसकी वैसी ही डेथ कॉज करके। अब ऑफेंडर ए भी मर जाता है, वो अल्लाह की रजा से लाइक उसकी डेथ हो जाती है। तो अब जब ऑफेंडर ही मर गया तो पनिशमेंट किसको दी जाएगी? तो इस वाले केस में जो है वो किसास की एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। सेकंड हमारे पास केस है वेवर बाय वली। अब जब वली के पास किसास का राइट आ गया कि आप जो है वो ऑफेंडर को वैसी ही सजा दो जैसी उसने जो है वो विक्टिम को जिस तरह से इंजरी पहुंचाई थी या उसको डेथ की थी। तो अब वली की मर्जी, अगर वली जो है वो अपने राइट को वेव कर देता है, उस ऑफेंडर को माफ कर देता है, तो इस केस में भी जो है वो किसास की एग्जीक्यूशन नहीं होगी। थर्ड हमारे पास क्या सिचुएशन आ जाती है? थर्ड हमारे पास जो है वो राइट ऑफ किसास डिवोल्व्स ऑन ऑफेंडर। तो अब हम इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें जो है वो पहले वली समझना होगा कि वली जो है वो क्या होता है, कौन होता है। तो हमें सेक्शन 305 के पीपीसी के सेक्शन 305 के अंदर हमें जो है वो वली के बारे में बता दिया गया है कि विक्टिम के जो हेयर्स होते हैं उसके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल अगर मुस्लिम है तो उसके मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग उसके जो हेयर्स होंगे उनको जो है वो हम वली कहते हैं। अगर किसी इंसान का जो है वो कोई भी हेयर नहीं है तब जो है वो गवर्नमेंट उसकी वली कहलाई जाएगी। तो अब हम जो है वो इस केस को समझे या इस सिचुएशन को समझते हैं कि इस वाली सिचुएशन में क्या है जिसकी वजह से जो है वो किसास की एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। तो अब जब वली, जिस इंसान को वली होना था या वली होता है, जो हियर होता है विक्टिम का, अगर वो ही विक्टिम को कत्ल कर दे तब जो है वो किसास की एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। फोर्थ हमारे पास क्या सिचुएशन आ जाती है? फोर्थ हमारे पास सिचुएशन है वली हैज नो राइट ऑफ किसास। तो इस वाली सिचुएशन को हम जो है वो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक ए है और एक ए का जो है वो एक बेटा भी है जो बी है, सही है, और उस ए का एक फादर है जो सी है। अब ए का जो बेटा है बी, उसको जो है उसका फादर सी कत्ल कर देता है, मतलब जिसका कत्ल किया है, जिसका कत्ल हुआ है उसका कत्ल उसके दादा ने किया है। तो अब यहाँ पर ए के पास उसके फादर के अगेंस्ट किसास का कोई राइट नहीं बचता, या उसके पास कोई राइट नहीं आता कि वो अपने फादर को जो है वो किसास के थ्रू पनिशमेंट दे सके। तो इस केस में भी जो है वो किसास की एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। तो ये थी हमारे पास 4 कंडीशंस या 4 सिचुएशन या 4 केसेस जिनमें जो है वो किसास की एग्जीक्यूशन हो ही नहीं सकती, भले ऑफेंडर ने जो है वो इंजरी कॉज करी हो किसी विक्टिम को या किसी
विक्टिम को जो है वो उसने उस विक्टिम की जो है वो उसने डेथ कॉज की हो। उसके बाद किसास के बाद वी हैव द नेक्स्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट जिसे दियत कहते हैं। दियत को समझने से पहले हमने जो है वो एक चीज जहन में रखनी है कि किसास हमने जो पढ़ा है, तो किसास की पनिशमेंट जो है वो किन केसेस में दी जा रही थी। अगर किसी इंसान को इंजरी या हर्ट कॉज किया जा रहा था या किसी इंसान की जो है वो डेथ कॉज की जा रही थी, तब उसे किसास की पनिशमेंट दी जा रही थी। रिटेलिएशन के थ्रू उसको जो है वो पनिश किया जा रहा था। अब हम आते हैं दियत। दियत की पनिशमेंट जो है वो कब दी जाती है? तो जब किसी इंसान का कत्ल किया जाता है और उस कत्ल की पनिशमेंट किसास से नहीं दे दी जा सकती, मतलब उस कत्ल की पनिशमेंट देने के लिए जो है वो किसास को एग्जीक्यूट नहीं करवाया जा सकता उन कंडीशंस की वजह से, जो 4 कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, या उसने जो है वो कत्ल ऐसे किया है जिसमें जो है वो किसास की पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होता, तब जो है फिर दियत की पनिशमेंट उसको दी जाती है। मतलब उसको कहा जाता है कि आप जो है वो कंपनसेंट्री अमाउंट पे करो। तो दियत हमारे पास क्या है? दियत बेसिकली एक कंपनसेंट्री अमाउंट है जो कि आप एज अ ऑफेंडर जो है वो विक्टिम की फैमिली को पे करते हो अगर आपने कत्ल कमिट किया है और आपके ऊपर जो है वो किसास एनफोर्सिएबल नहीं है या आप किसास के लिए लायबल नहीं हो। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, वी आर हैविंग द डेफिनेशन ऑफ दियत, जो कि हमें सेक्शन 299 के क्लॉज ई के अंदर हमें बता दी गई है। तो इस डेफिनेशन के अंदर भी हमें क्या बताया गया है कि दियत जो है वो बेसिकली एक कंपनसेंट्री अमाउंट है जो कि विक्टिम के हीयर्स को जो है वो पे किया जाता है। अब हमें जो है वो सेक्शन 223 के अंदर दियत की वैल्यू बता दी गई है कि दियत की वैल्यू कितनी होगी, मतलब जो कंपनसेंट्री अमाउंट है, मॉनेटरी जो कंपनसेशन पे की जाएगी विक्टिम के हेयर्स को, वो कितनी होनी चाहिए। तो ये 223 के अंदर हमें बता दिया गया है। तो इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि कोर्ट जो है वो कुरान और सुन्ना इन दोनों की टीचिंग्स को जो है या इस्लामिक इंजक्शंस को जो है वो मद्देनजर रखते हुए और जो ऑफेंडर है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए दियत की वैल्यू को जो है वो डिसाइड करेगी। और जो वो वैल्यू डिसाइड करेगी कोर्ट, वो वैल्यू जो है वो 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर से जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। दियत के बाद हमारे पास जो थर्ड काइंड ऑफ पनिशमेंट है दैट इज अर्श। तो अर्श और अर्श के बाद जो हमारे पास फोर्थ काइंड ऑफ पनिशमेंट है दमन। अर्श और दमन ये दोनों जो है वो कंपनसेंट्री अमाउंट ही हैं, बट ये दोनों कंपनसेंट्री अमाउंट कब पे किए जाएंगे? ये हर्ट की सूरत में पे किए जाएंगे। सही है, जब हर्ट की सूरत में किसास जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, किसास की एग्जीक्यूशन नहीं करवाई जाएगी या जो है वो किसास के लिए लायबल ऑफेंडर नहीं होगा, तब जो है हर्ट की पनिशमेंट अर्श की सूरत में दी जाएगी या दमन की सूरत में दे दी जाएगी। अब हम देखते हैं कि अर्श जो है वो किस टाइप का कंपनसेंट्री अमाउंट है जो कि हर्ट में दिया जाता है या हर्ट के ऑफेंस में एज अ पनिशमेंट दिया जाता है ऑफेंडर को। तो अर्श भी जो है वो हमें 299 के अंदर डिफाइन किया गया है, 299 के क्लॉज बी के अंदर, कि अर्श जो है वो भी एक कंपनसेंट्री अमाउंट है, बट वो जो है वो हर्ट की सूरत में पे किया जाएगा। हर्ट भी कौन से हर्ट? जो कि सीवियर हर्ट हो। सही है, जो ग्रीवियस इंजरी जहां पर कॉज की जाएगी, तब जो है वो अर्श का कंपनसेंट्री अमाउंट जो है वो अर्श की सूरत में जो है वो कंपनसेंट्री अमाउंट विक्टिम को पे किया जाएगा। अर्श की डेफिनेशन के बाद हम जो है वो वैल्यू ऑफ अर्श देख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ अर्श मतलब अर्श का जो कंपनसेंट्री अमाउंट होगा वो मतलब कितना पे किया जाएगा। अब जैसे हमने दियत का देख लिया कि वो 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर से जो है वो कम नहीं होना चाहिए, तो अर्श के कैसे उसकी वैल्यू जो है वो असेस की जाएगी। तो इसके अंदर हमें ये बता दिया गया है कि डिफरेंट प्रोविजंस के अंदर, मतलब पीपीसी के अंदर हर्ट के हवाले से जो भी प्रोविजंस है, तो उनकी जो पनिशमेंट के हवाले से जो भी प्रोविजंस है उनके अंदर हमें बता दिया गया है कि दियत का 15% इतना अर्श पे किया जाएगा। अब ऐसे पर्टिकुलरली जो है वो अर्श की कोई वैल्यू डिसाइडेड नहीं है, ये असेस की जाती है ऑफेंसेस के हिसाब से। जिस किस्म का हर्ट होगा उस किस्म के हर्ट के हिसाब से दियत की परसेंटेज देख के बता दिया जाता है। ऐसे कह दिया जाता है
कि दियत की 15% जो है वो एज अ अर्श पे की जाएगी, दियत की 5% जो है वो एज अ अर्श पे की जाएगी। अर्श एज अ मतलब कंपनसेंट्री अमाउंट जो है वो इंजरी का पे किया जाएगा। आफ्टर दैट वी आर हैविंग मोड ऑफ पेमेंट कि अर्श जो है वो कैसे पे किया जाएगा। तो आफ्टर द फाइनल जजमेंट आप जो है वो अर्श का अमाउंट कंप्लीटली या लमसम में जो है वो पे कर सकते हो, या जो है आफ्टर द फाइनल जजमेंट आप विद इन 3 years इंस्टॉलमेंट में जो है वो अर्श की कंपनसेशन जो है वो हायर्स को या उस विक्टिम को जो है वो पे कर सकते हो। तो इन दोनों मोड्स के थ्रू जो है वो अर्श की पेमेंट हो सकती है। इसी के साथ हम जो है वो एक और बात को समझते चले कि अगर कोई इंसान जो है वो अर्श का अमाउंट पे करने में फेल हो जाता है तो फिर उसको जो है वो जेल में रखा जाता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है वो उसको दी जाती है जब तक जो है वो अर्श का अमाउंट फुली पे नहीं किया जाता। अगर अर्श का अमाउंट पे किया जाता है फिर जो है वो उसको रिहा कर दिया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया अर्श जो है वो ग्रीवियस हर्ट के केसेस में कंपनसेटरी अमाउंट दिया जाता है, मतलब अर्श की जो पनिशमेंट है वो ग्रीवियस हर्ट की केसेस में दे दी जाती है। अब यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करके बता दिए गए कौन कौन से सेक्शन के अंदर जो है वो अर्श की पनिशमेंट दी जाती है। तो सेक्शन 334 के अंदर जो कि इतलाफ उदू की पनिशमेंट है, और सेक्शन 337 के अंदर जो कि सजा, अगर इन वाले केसेस सजा का जो हर्ट होता है, सजा मतलब ऐसे टाइप का जो हर्ट होता है, अगर इन टाइप्स के हर्ट कॉज होते हैं और वहाँ पर जो है वो किसास की पनिशमेंट एग्जीक्यूटेबल नहीं है या ऑफेंडर जो है वो किसास के लिए लायबल नहीं है, तो फिर उसको जो है वो अर्श की पनिशमेंट दे दी जाएगी। उसको कहा जाएगा कि आप जो है वो इतना इतना अमाउंट एज अ अर्श पे करो उस विक्टिम को। अर्श के बाद हमारे पास जो पनिशमेंट की काइंड है दैट इज दमन। तो दमन जो वर्ड है ये बेसिकली वर्ड दमन से निकला है जिसकी मीनिंग है कंपनसेशन। तो ये कंपनसेशन, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्श और दमन दोनों जो है वो कंपनसेशन हर्ट की सूरत में पे की जाती हैं। तो दमन वो वाली कंपनसेशन है जो हर्ट के केसेस में पे की जाती है, और ये वो वाली कंपनसेशन है जो कोर्ट डिसाइड करती है कि कितना अमाउंट पर्टिकुलरली जो है वो ऑफेंडर ने जो है वो विक्टिम को पे करना है। अब हम दमन की जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि हमें सेक्शन 299 के क्लॉज डी के अंदर बता दी गई है कि दमन बेसिकली एक कंपनसेंट्री अमाउंट है जो कि हर्ट के ऑफेंसेस में पे किया जाता है। और कब पे किया जाता है? जिन हर्ट के ऑफेंसेस में या जिन हर्ट के केसेस में जो है वो ऑफेंडर अर्श के लिए लायबल नहीं होता, तो उन केसेस में जो है वो उसके ऊपर दमन की पनिशमेंट इम्पोज कर दी जाती है। और ये पनिशमेंट इम्पोज कौन करता है? ये कोर्ट करती है, और कोर्ट ही जो है वो इसकी वैल्यू डिसाइड करती है। अब हम देखते हैं कि दमन की वैल्यू जो है वो कैसे डिसाइड की जाती है, किन सिचुएशंस को मद्देनजर रख के जो है वो दमन की वैल्यू डिसाइड की जाती है, असेस की जाती है। तो हमारे पास फर्स्ट क्या सिचुएशन है कि हम विक्टिम की ट्रीटमेंट के ऊपर जो भी खर्चा हुआ है उन सारे खर्चों को पहले मद्देनजर रखेंगे, सही है, उनको देखेंगे। सेकंड, उसको उस विक्टिम को जो लॉस हुआ है या उसकी जो है वो किसी भी बॉडी के पार्ट में जहाँ पर इंजरी कॉज हुई, जिस वजह से जो है वो उसकी बॉडी के पार्ट ने जो है वो फंक्शनिंग करना छोड़ दी है, या वो उसका वो वाला बॉडी वाला पार्ट वो डिसेबल हो गया है, तो हम वो देखेंगे। और थर्ड हम क्या देखेंगे? थर्ड हम देखेंगे कि उसको तकलीफ कितनी आई है, उस विक्टिम को जो है वो उस हर्ट कॉज होने की वजह से जो है वो या इंजरी कॉज होने की वजह से जो है वो तकलीफ कितनी आई है। तो इन तीन सिचुएशंस को, तीन कंडीशंस को जो है वो हम मद्देनजर रख के जो है हम, या कोर्ट जो है, अगर इफ वी आर कोर्ट, तो कोर्ट जो है डिसाइड करेगी या असेस करेगी दमन की वैल्यू। दमन के बाद हमारे पास 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट आ जाती है। ताज़ीर, तो ताज़ीर जो है वो भी हमें सेक्शन 299 के क्लॉज 1 के अंदर हमें बता दी गई है, उसकी डेफिनेशन हमें बता दी गई है। तो उस डेफिनेशन के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि वो वाली पनिशमेंट जो कि अदर देन अर्श, दमन, किसास एंड दियत है, उन पनिशमेंट को हम जो है वो ताज़ीर कहते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलरली पीपीसी के अंदर इसकी कोई डेफिनेशन बताई नहीं गई है, बट ताज़ीर जो है वो पनिशमेंट होती है जो कि फाइन या इम्प्रिजनमेंट की सूरत में दे दी जाती है, और वो जो है वो कोर्ट की डिस्क्रिशन पर छोड़ दी जाती है, मतलब जज या कोर्ट की डिस्क्रिशन पर छोड़ दी जाती है कि आप जज जैसे उसकी पनिशमेंट उस एज ए इम्प्रिजनमेंट उसको जो है वो जितने साल की पनिशमेंट दे, या उसके ऊपर जो है वो जितनी उस पर
फाइन जो है वो उस पर लगाई जानी चाहिए, वो जज की डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिया जाता है कि आप इसको एज अ फाइन जितनी पनिशमेंट दो या एज अ इम्प्रिजनमेंट जितनी पनिशमेंट दो। तो ऐसी वाली पनिशमेंट्स को हम जो है वो ताजीर कहते हैं। ताजीर के बाद वी आर हैविंग द सेवंथ काइंड ऑफ पनिशमेंट विच इज डेथ। तो डेथ जो है एक कैपिटल पनिशमेंट है जो कि सर्टेन ऑफेंसेस के अंदर अवॉर्ड की जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास उन सर्टेन ऑफेंसेस में से कुछ ऑफेंसेस जो हैं वो मेंशन्ड हैं, जो हम देख लेते हैं कि अगर कोई भी इंसान जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करता है अंडर सेक्शन 121 और या जो है वो 302 के अंदर जो है वो आप किसी का मर्डर कमिट करते हो, या सेक्शन 403B के अकॉर्डिंग जो है वो आप हाइजैकिंग करते हो, तो इन ऑफेंसेस के अंदर आपको जो है वो डेथ की पनिशमेंट अवॉर्ड की जाती है। डेथ के बाद वी आर हैविंग इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तो इसको कहा जाता है, बट इसका जो पीरियड होता है, टोटल पीरियड जो होता है दैट इज़ 25 ईयर्स। तो किसी भी इंसान को जो है वो 25 ईयर्स के लिए जो है इम्प्रिजनमेंट में रखा जाता है, तो उसको जो है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट दे दी जाती है। अब 25 ईयर्स जो है क्यों रखा जाता है, इसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कहते हैं और रखा 25 ईयर्स जाता है, ऐसा क्यों? तो ये क्वेश्चन जो है वो हर स्टूडेंट के माइंड में आता है। अब 25 ईयर्स की पनिशमेंट इसको तब इंसान को या ऑफेंडर को जो है वो तब दे दी जाती है इस वजह से क्योंकि उस 25 ईयर्स के पीरियड के अंदर जो ऑफेंडर है या जो इंसान है वो यंग नहीं रहता, सही है। तो इस वजह से इसको जो है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कहा जाता है। 25 ईयर्स अगर आप किसी ऑफेंडर को जो है जेल के अंदर रखते हो या इम्प्रिजनमेंट में रखते हो। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के नीचे हमारे पास सर्टेन ऑफेंसेस मेंशन्ड है। अगर ये ऑफेंसेस कमिट होते हैं तो इन ऑफेंसेस की कमिट होने की वजह से जो है वो ऑफेंडर को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट दे दी जाती है। आफ्टर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वी आर हैविंग अदर काइंड ऑफ पनिशमेंट विच इज़ इम्प्रिजनमेंट। तो इम्प्रिजनमेंट हमें पता है कि ऑफेंडर को जब कन्फाइन किया जाता है, उसको कन्फाइनमेंट में रखा जाता है, तो इस वाली पनिशमेंट को जो है वो हम इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। और उसको कन्फाइनमेंट में विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट्स के अंदर रखा जाता है, तो इस वाली पनिशमेंट को जो है वो हम इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। तो इम्प्रिजनमेंट का जो मैक्सिमम पीरियड है दैट इज़ 14 ईयर्स और जो मिनिमम पीरियड है दैट इज़ 24 आवर्स। जो मैक्सिमम पीरियड है वो हमें सेक्शन 55 के अंदर बता दिया गया है और जो मिनिमम पीरियड है वो हमें सेक्शन 510 के अंदर बता दिया गया है। अब जैसा कि हमने पढ़ा था प्रीवियसली कि इम्प्रिजनमेंट की जो है वो दो टाइप्स होती हैं, रिगोरस एंड सिंपल। तो रिगोरस जो टाइप है, मतलब इस टाइप की जो इम्प्रिजनमेंट किसी भी ऑफेंडर को दे दी जाती है, तो इस टाइप की इम्प्रिजनमेंट के अंदर उससे जो है वो हार्ड लेबर करवाया जाता है। जैसे जो है वो कुआं खुदवाया जाता है या अर्थ को डिग करवाया जाता है, मतलब उससे मेहनत मुशक्क़त वाले काम करवाए जाते हैं उसकी इम्प्रिजनमेंट के साथ। और सिंपल इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट में जो है वो सिर्फ ऑफेंडर को जेल के अंदर रखा जाता है, उससे कोई हार्ड लेबर नहीं करवाया जाता। इम्प्रिजनमेंट के बाद हमारे पास जो पनिशमेंट है दैट इज फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ऑफेंडर की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, हम उसे क्या कहते हैं, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एज अ पनिशमेंट। अब ऑफेंडर को जो है वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो फॉरफीचर की जाती है किन ऑफेंसेस में, वो ऑफेंसेस हमें बता दिए गए हैं कि सेक्शन 126 ऑफ द पीपीसी का अगर ऑफेंस होगा, या 127 ऑफ पीपीसी का ऑफेंस होगा, या 169 ऑफ पीपीसी का ऑफेंस होगा। अगर ये वाले ऑफेंसेस किसी ऑफेंडर ने कमिट किए हैं और वो उनका कन्विक्ट भी करार हो गया है, फिर उसे जो है वो फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी की पनिशमेंट दी जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर ली जाएगी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के बाद वी आर हैविंग द लास्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट विच इज फाइन। तो फाइन जो है वो बेसिकली मॉनेटरी पनिशमेंट है जो ऑफेंडर के ऊपर इम्पोज की जाती है। हमारे पास यहाँ पर सेक्शन मेंशन है जिनके अंदर जो है वो फाइन की पनिशमेंट दे दी जाती है। तो फाइन जो है वो ऐसा फाइन अकेले भी इम्पोज कर दी जाती है, फाइन की जो पनिशमेंट है, या फाइन जो है वो किसी ऑफेंसेस में, किन ऑफेंसेस में जो है वो इम्प्रिजनमेंट के साथ भी जो है वो इम्पोज की जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेक्शन मेंशन्ड है, इन सेक्शंस के अंदर जो है वो सिर्फ फाइन इम्पोज की जाती है एज अ पनिशमेंट। अब फाइन के हवाले से हम जो है वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो सेक्शन 64 के अकॉर्डिंग जो है, अगर कोई इंसान फ़ाइन की पेमेंट करने से फेल हो जाता है या वो फ़ाइन की पेमेंट नहीं कर पाता, नॉन पेमेंट की वजह से जो है आप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 आप उस ऑफेंडर पर
इम्प्रिजनमेंट भी लगा सकते हो। किस वजह से? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फाइन। अब फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को किसी ऑफेंस में जो है वो ऑफेंस की सज़ा उसके ऊपर फाइन रखी गई है और फाइन के साथ उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट भी रखी गई है, तो उसके ऊपर ये वाली दोनों पनिशमेंट इम्पोज करवा दी गई हैं। अब इम्प्रिजनमेंट में उसको रखा गया है और फाइन की उसकी पेमेंट होनी है। अब नॉन पेमेंट ऑफ द फाइन की वजह से उसके ऊपर अलग से इम्प्रिजनमेंट की जो पनिशमेंट है वो इम्पोज करवा दी जाएगी। अब उसके ऊपर पहले से जो पनिशमेंट इम्पोज की गई थी इम्प्रिजनमेंट और फाइन वाली, वो जब उसकी पूरी हो जाएगी उसके बाद उसके ऊपर जो नॉन पेमेंट ऑफ फाइन वाली इम्प्रिजनमेंट की सूरत में पनिशमेंट इम्पोज की जाएगी, फिर उसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। तो इसके साथ हमें ये भी बता दिया गया है कि जो नॉन पेमेंट वाली इम्प्रिजनमेंट है वो हम कॉन्करेंटली नहीं एक्सरसाइज करवा सकते, एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, वो सेपरेटली एग्जीक्यूट करवाई जाएंगी। इसके साथ साथ हमारे पास जो लास्ट टॉपिक्स है तो उनके अंदर हमें जो है वो क्या बताया गया है, उनके अंदर हमें लिमिट्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट बता दी गई है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फाइन। तो अब यहाँ पर दो केसेस अराइज होते हैं और दो सेक्शंस हमने पढ़ने हैं, सेक्शन 65 एंड सेक्शन 67 ऑफ पीपीसी। तो 65 के अंदर हमें किस केस के बारे में बताया गया? 65 के अंदर हमें बताया गया है अगर किसी ऑफेंस के लिए ऑफेंडर पनिशेबल है या उसको पनिश किया गया है इम्प्रिजनमेंट और फाइन के साथ, और उस फाइन के इम्पोजिशन के बाद फिर जो है वो फाइन पे करने से डिफॉल्ट कर जाता है या वो फाइन जो है वो नहीं पे कर पाता, तो फिर उसके ऊपर जो इम्प्रिजनमेंट लगाई जाएगी उसकी लिमिट क्या होगी? तो उसकी लिमिट जो है वो उसके पहले वाली जो इम्प्रिजनमेंट लगी हुई है ना ऑफेंस कमिट करने की वजह से, उससे उसके 1/4 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन बताई गई है जिसके अंदर इम्प्रिजनमेंट की लिमिट क्या होनी चाहिए, तो वो हमें सेक्शन 67 के अंदर बता दी गई है कि अगर किसी ऑफेंडर को जो है वो उसको ऑफेंस की सज़ा सिर्फ फाइन दी गई है विदाउट इम्प्रिजनमेंट, तब उसकी लिमिटेशन क्या होगी? तो वो हमें जो है वो नीचे स्केल्स बता दिए गए हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है कि अगर अमाउंट फाइन का जो अमाउंट है वो 50% है तो फिर उसकी नॉन पेमेंट की वजह से उसके ऊपर सिर्फ 2 मंथ की सिंपल इम्प्रिजनमेंट लगेगी। सही है। सेकंड हमारे पास क्या स्केल है कि अगर जो है अमाउंट 100 से ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये फाइन का जो अमाउंट है वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है, तो फिर उसके ऊपर जो है वो 4 मंथ्स की सिंपल इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट इम्पोज कर दी जाएगी। थर्ड हमारे पास क्या है, इन कंडीशंस जो दो कंडीशंस हमें बताई गई हैं 50 और 100 वाली, इन कंडीशंस के अलावा अगर कोई और कंडीशन अराइज होती है तब जो है सिर्फ 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड की जाएगी फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फाइन। सो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। दिस इज मी योर टीचर साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।